जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में आज हम जीएस 1 की कॉपी देखेंगे। जीएस 1 का मतलब है इतिहास, भूगोल और समाज। उसमें ये रवि कुमार सिहाग रैंक 18। अब इनकी कॉपी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि हाल फिलहाल में सबसे अच्छी रैंक अगर किसी की आई है तो रवि साहब हैं, और आपको उनकी कॉपी से सीखना चाहिए कि वह कैसे लिख रहे हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें 2018 की कॉपी और 2021 की कॉपी की तुलना करवाई है। आप वहां देखिए जाके वह कहां से चलना शुरू करे हैं और कहां तक पहुंचे हैं, तब 18th रैंक उन्हें मिली है। ये एक ही पर्पज है। हिंदी माध्यम के जो लोग हमारी तरह अकेले पढ़ रहे हैं, जिनका कोई गाइडेंस नहीं है, वह अपनी कॉपी उठाएं और उसको रिवाइज करें, फिर लिखना शुरू करें। लिखने से ही काम होगा। अगर आप लिख लेते हो 20 क्वेश्चन, परफेक्ट की बात नहीं है, ढंग से लिख लिए अगर 20 क्वेश्चन, तब आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देखो, विजयनगर साम्राज्य पर है। और विजयनगर साम्राज्य अगर जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है, एनसीईआरटी मैंने 12th क्लास की हिस्ट्री कराई है, बहुत महत्वपूर्ण है। वह विजयनगर साम्राज्य ही था। हम लोगों ने 6, 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर पढ़े थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के। उसमें से एक चैप्टर विजयनगर साम्राज्य है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा, और आप यहाँ से क्या लेकर अपनी डायरी में चीजें नोट कर सकते हैं। शाम को सी सेट होता है, वह तो आपको पता ही है, बहुत प्यार मिल रहा है। और 10 बजे एनसीईआरटी पर जो क्विज होता है या एमसीक्यू सीरीज है, वह भी देखेंगे, मजा आएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है। उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। 2025 का जो मेंस का एग्जाम हुआ, वहां जीएस 1 के इतिहास में पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था, लेकिन वहां विजयनगर साम्राज्य ना लिखकर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा था। मैंने पूरा पेपर कराए हैं, आप वह भी देख सकते हैं। तो कहने के चाहते हैं आप, कहना ये चाहते हैं कि क्वेश्चन का फ्रेम एक जैसा हो सकता है। बस यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में पूछ लिया गया। कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषताएं जो हैं स्थापत्य कला की, या उसके सड़कें जो बनी थी, शहरीकरण जो हुआ था, उसके बारे में पूछ दिया जाएगा। तो कभी मौर्यकालीन इतिहास में स्थापत्य कला जो है उसके बारे में पूछ दिया जाएगा, तो कभी जो शाहजहां की स्थापत्य कला है उसके बारे में विशेषताएं पूछ दी जाएंगी। मेंस को प्रिडिक्ट करना आसान होता है, प्रीलिम्स को नहीं। प्रीलिम्स की गारंटी आपको दिखेगा पूरे यूट्यूब पर, जितने भी कोचिंग संस्थान है, कोई यूट्यूब पर या कोचिंग संस्थान जो बड़े बड़े हैं, वह भी प्रीलिम्स की आपसे कोई ये नहीं कहते प्रीलिम्स में करवा दूंगा, लेकिन वह ये जरूर कहते हैं कि अगर आप भाई साहब प्रीलिम्स निकाल लो ना, तो मेंटरशिप और मेंस की फ्री कोचिंग और वो सब, मेंस की गारंटी सब ले सकते हैं, प्रीलिम्स की गारंटी कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेंस प्रिडिक्ट करना आसान है। इसीलिए प्रीलिम्स को देखते हुए एक सीरीज लाई जा रही है। उसका नाम ही है ऐसा, जैसा यूट्यूब पर कोई नाम नहीं मिलेगा। सीरीज का नाम है हैशटैग टॉपिक जरूरी है। ये आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने शुरू नहीं किया, किसी कोचिंग संस्थान ने भी शायद ना शुरू किया हो, लेकिन ये तहलका मचाने वाला है आपके भाई के चैनल पर। हैशटैग टॉपिक जरूरी है, वह प्लेलिस्ट अवश्य सेव करिएगा। सारे सब्जेक्ट्स उसमें कराएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप बताएंगे और जो मुझे लगेंगे, दोनों लोग मिलकर उस प्लेलिस्ट को इतना दमदार बनाएंगे कि अब की बार यूपीएससी पार। तो चलिए इनसे क्या सीख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो दो भाई थे, हरिहर बुक्का। इन्होंने 1336 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य रहा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह केवल क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ विद्या कला प्रेमी शासक बहुत ज्यादा मात्रा में आए, और इसने भारतीय वास्तुकला में नए आयाम जोड़े। तो पहली लाइन तो वही है, कुछ बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग कक्षा 10-12 में लिखते थे ना, 10 तक तो प्रश्न आंसर, वही प्रश्न लिखा आंसर लिखा वाला होता है, लेकिन 11th-12th में हमें टॉपिक लिखाए जाते हैं, हमें खुद फ्रेम करना पड़ता है आंसर। याद करो वो दिन जब आप खुद आंसर लिखा करते थे, वही यहाँ करना है, बस थोड़ा सटीक तरीके से, कम समय में कम शब्दों में अपनी बात को रखना है।
तो वास्तुकला, शहरी दुर्ग भी मिले हैं, प्रकोष्ठ भी मिले हैं, महल भी मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं। अब एक एक ले लेंगे। पहले शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ इन्होंने ले लिया। तो यात्री कौन था? नूनीज। आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? मैंने जो 12th हिस्ट्री कराई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए। वहां मैंने आपको बताया था कि सोर्स क्या है। हर चैप्टर बताता था कि भाई अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है तो इन इन चीजों से और इन इन व्यक्तियों से मिली है। अगर हमें मौर्यकालीन जानकारी मिली है तो इंडिका, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की, अशोक के अभिलेख, इन सबसे मिली है। तो यही आप अगर शब्द लिख देते हो ना कि किसके वर्णनानुसार, तो आपका थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़िया आंसर हो जाता है। शहर 7 प्रकार की चार दीवारी से घिरा था। ये किसके अकॉर्डिंग? नूनीज के अकॉर्डिंग। एक लिख दिया होगा सीधे तो उसके नंबर थोड़े कम आ सकते हैं, और जो ऐसे लिखना शुरू करेगा ना सोर्स देते हुए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार, वैन सांग के अनुसार, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, तो उसका थोड़ा वेटेज बढ़ेगा। उसे पता है कि ये लिखा नहीं है, कहाँ से आया है ये भी महत्वपूर्ण। जैसे एक प्रवक्ता है एक पार्टी के, उनको बहुत लोग मतलब उनके ज्ञान के लिए उन्हें प्रेम करते हैं कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि वह बताते हैं कि इस किताब में इस पेज पे ये खो जाके, मतलब आदमी को लगता है इतना कैसे ज्ञान है। तो जब आप उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो आप जब किताब में ढूंढ कर कॉपी में अपने ऐसे शब्दों को कोड करेंगे तो कॉपी चेक करने वाला आपसे इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। आप मेहनत करोगे कॉपी पे, छोटी छोटी मेहनत, और वही नंबर बढ़ा देगी और 18th रैंक या फर्स्ट रैंक तक पहुंचाएगी। यहां तक कि धान के खेत भी बाहरी चार दीवार के अंदर थे। ये मैंने लाइंस पढ़ाई हैं आपको एनसीईआरटी की उस चैप्टर में। आज सबूत भी देखो को क्वेश्चन आते हैं वहां से। संपूर्ण राज्य के सभी महत्वपूर्ण उपादान दीवारों के मध्य थे। उदाहरण हम्पी। अब स्थापत्य तकनीक के स्तर पर देख लें। इससे पहले आप ये देखो, इन्होंने छोटा मोटा डायग्राम भी बना दिया कि मुख्य महल है ये, इसके बाहर एक है लाइन, फिर यहाँ पर कुछ जगह है, फिर एक है, फिर यहाँ पे खेत वगैरह होते थे, फिर और मैंने वहां बताया था कि ये क्यों, क्योंकि जब आप आज देखो अगर हमारे यहाँ खेती ना हो रही हो और हम बाहर से चीजें मंगा रहे हो, मान लो उसी समय युद्ध छिड़ जाए, तो युद्ध जिससे छिड़ा है उसे हम पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है। वह अगर उस सप्लाई चेन को बाधित कर दे, हमारे तक खेती का अनाज ही ना पहुंचने दे, और हमें हरा सकता है। इसलिए इन्होंने अपने दुर्ग के अंदर ही खेतों को रखा। समझ रहे हैं कि अगर बाहर से कोई आ भी रहा है ना, तो वह हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको ब्रेक ना कर पाए। कोरोना के समय क्या हुआ था? जिसके घर में अनाज था, जिसके घर में सब्जी हो रही थी, वह थोड़ा आराम में था, क्योंकि खेती घर ही में है, बाहर जाना ही नहीं। और जिनको बाहर से चीजें लेनी हो रही थी वो महंगी थी और उसे बाहर से लेना पड़ रहा था। आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे कोरोना के समय से। तो ये डायग्राम 2 मिनट लगेंगे बनाने में। 2 मिनट, सॉरी मैंने बोल दिया, 10 सेकंड लगेंगे बनाने में, लेकिन इसमें मजा आ जाएगा कि आपने दिखा दिया चीजों को। अब तकनीक, स्थापत्य तकनीक की बात कर लें, तो यात्रियों के वर्णानुसार उन्होंने वर्णन किया है दीवारों में किसी भी गारे या सीमेंटिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी एनसीईआरटी से उठी गई लाइन है। समझ रहे हैं आप? ये विजयनगर साम्राज्य एनसीईआरटी से है। महल तो विशाल भवन थे, खजानों से भरे हुए थे, राजा रानी की मूर्तियां सजावट के तौर पर इस्तेमाल, स्तंभों का प्रचुर प्रयोग। लोटस महल का भी इन्होंने उदाहरण दे दिया क्योंकि उदाहरण सहित बताना है। तो जो भी लोग हैं वह एनसीईआरटी पढ़ें और फिर रेफरेंस पढ़ें और फिर अपना नोट्स बनाएं बढ़िया से, टॉपिक वाइज काम करें, सिलेबस सामने रखें, वहां सिलेबस देखें, उसके अकॉर्डिंग चीजें तैयार हुई हैं कि नहीं ये देखते रहें। ये नवंबर दिसंबर ही आपके जीवन का बहुत बेहतरीन महीना होने वाला है। इसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करने लगेंगे। जितना हो सके अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, वही काम आएंगे। अब मंदिर निर्माण में अद्वितीयता,
मुख्यतः द्रविड़ शैली। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब हम भारत की बात करते हैं तो ऊपर नागर शैली है, नीचे द्रविड़ शैली है, बीच में पेशर शैली है। तो ये तो आपको मैंने बताया था, आपने भी पढ़ा होगा। ऊंचे प्रवेश द्वार हैं, गोपुरम बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मनों से बचाने हेतु। अद्वितीय अप्राकृतिक अप्राकृतिक चित्रकृतियां, मूर्तियां का प्रयोग, लियोग्रीक। उदाहरण देते हुए काम करना है। कुछ लोग होंगे केवल ये लाइन लिख देंगे, पर इन्होंने यहाँ उदाहरण भी दिए। आप देखो अपनी कॉपी को कैसे बहुत ज्यादा बढ़िया बनाते हो। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, एक खीर है नॉर्मल, और एक खीर है जिसमें थोड़े मेवा पड़े हैं, और एक खीर है जिसमें काजू ही काजू चमक रहे हैं। लेकिन मेवा और काजू इतनी ना हो जाए खीर खीर ना लगे। तो वो अनुपात भी बहुत आवश्यक है कि इतने उदाहरण मत डाल दो कि आपने उदाहरण ही भर दिए, कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं। नए प्रकार के मंडल व श्राइन, अम्मान श्राइन, कल्याण मंडप, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं वरन पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण भी था। मतलब धीरे धीरे बढ़ रही थी चीजें, तो इसने भी डिक्लाइन नहीं किया विजयनगर साम्राज्य ने, बल्कि इसने भी बढ़ने का ही काम किया। अब आप देखो कि कितना आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस अगर लिख रहे हो आप तो आसान लगेगा, स्टार्ट भी नहीं किए तो दिक्कत लगेगी। देखो दूसरा देख लो। यद्यपि विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था, तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है। सविस्तार वर्णन करो। तो विलियम बेंटिक के बारे में बताना है, उसके स्थायी सुधारों के बारे में बताना है, क्या क्या इसने सुधार किए। तो अगर आपको यही नहीं पता बेंटिक का कार्यकाल किस समय था, तो आप कैसे आंसर बढ़िया लिख पाओगे। शुरुआत तो वहीं से होगी ना, बेंटिक किस कार्यकाल में था, उसने क्या काम किए। और ये प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अपने आप हो रही है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मेंस की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, भाई मेंस में ही प्रीलिम्स है, और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे फरवरी से, तब भी कुछ ना कुछ पार्ट मेंस का कवर होता रहेगा। विलियम बेंटिक एक शांत, सज्जन, सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे। इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन में भाग भी लिया था। क्या आपको ये लाइन पता थी कि इन्होंने सुधारवादी आंदोलन जो इंग्लैंड में हुए उसमें भाग लिए थे? अगर नहीं पता है तो इसको कोट करो अपने डायरी में, अगर कहीं भी जरूरत पड़े लिख देना इसे। को टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी सिर्फ ये मत देखिए कैसे लिखना है, वहां से हम अपने काम का क्या निकाल सकते हैं, ये भी तो करना है। क्योंकि आपके बड़े भाई बहन, हमारे बड़े भाई बहन सब लिख कर गए हैं, और एक टॉपर हुए हैं, आईपीएस बने। उन्होंने कहा भी हमने टॉपर्स आंसर राइटिंग से काफी मसाला इकट्ठा किया था अपनी डायरी में, अपने नोट्स में। आप जानते होंगे उनको। अतः यह मानसिकता भारतीय कार्यकाल 1923 से 1823 से 1835 में भी दृष्टिगोचर होती है। 1823 1835 1833 का एक्ट है, उसी इन्हीं के समय आता है, चार्टर एक्ट। मैकाले इन्हीं के समय आता है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का जो कानून बनता है इन्हीं के समय बनता है। आपको याद आनी चाहिए चीजें। तो इन्होंने प्रशासनिक सुधार क्या किए, तो पहले तो यहाँ लिखा भी है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने जाना लगा। केंद्रीय शासन व्यवस्था, एक समान प्रशासक को बढ़ावा। न्यायिक सुधार क्या हुआ, तो प्रांतीय न्यायालयों व सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। शक्तियों पहले कमीशनों के बाद में जिला कलेक्टरों को सौंपी गई। खर्चीली न्याय व्यवस्था थी, लंबित मुकदमों की अधिक संख्या थी, इस कारण ऐसा किया गया। रियासतों के लिए क्या किया गया, जो वेलेजली और हेस्टिंग्स के बजाय इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब बिना कारण हस्तक्षेप नहीं करना है कि कुछ भी कर रहे हैं तो हाँ भाई बताओ, ऐसा नहीं है। जब समस्या हो तो आप रियासत में दखलंदाजी करो, वरना रियासत आपके साथ नहीं रहेगी, वह कहीं ना कहीं अंदर अंदर आपको समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। तो उनसे दोस्ती करो। हम लोगों ने कितना विस्तार से चीजें पढ़ी थी कि ये कैसे एक व्यक्ति को ब्रिटिशर्स रियासत में बिठा देते थे, कैसे इन्होंने सिंध का विलय कर लिया था, पहले सिंध का के साथ मित्रता की थी, सहायक संधि की थी। जब अफगानिस्तान से जीत नहीं पाया तो सिंध को ही
विलय कर लिया। सिंध तो चक्कर में पड़ गया कि भाई हम तो तुम्हारे ही साथ थे। नहीं नहीं, वो नहीं जीत पाए ना अफगानिस्तान, बेइज्जती होगी। इससे बढ़िया हम लिख देंगे कि सिंध को विलय कर लिया, सिंध जीत गए। धार्मिक तो सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा समाप्त की। अब सती प्रथा आप पढ़ते हो, दास प्रथा क्या उतना ही पढ़ते हो जितना सती प्रथा पढ़ते हो? नहीं नहीं ना, तो दोनों को पढ़ो उतना। सती प्रथा उन्मूलन हुआ और दास प्रथा की भी समाप्ति हुई। समतावादी, योग्यता को आधार माना परीक्षा और नौकरी के लिए, कितना इंपॉर्टेंट ये था। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए, कौन कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल ऐसे थे जो थोड़ा सा भारत को सुधारना चाहते थे तो सब वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छे थे, तो उसमें किनका नाम लिखोगे आप? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सबसे ज्यादा बदमाश थे और कौन थोड़ा सा अच्छे इंसान थे। शैक्षिक सुधार की बात करें तो मैकाले को लाए। इस प्रकार पूर्ववर्ती गवर्नरों के विपरीत बेंटिक ने प्रगतिशीलता, सुधारवादी मानसिकता का परिचय देते हुए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्तर पर सुधारों को उद्देलित किया। ऐसे ही एक व्यक्ति आया था रिपन, लिटन के बाद। लिटन बहुत बेकार इंसान था इंडिया की तरफ से देखें, और रिपन ठीक आदमी था। ऐसे ही एक दो और आए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए बढ़िया से कि कौन व्यक्ति क्या करके गया, और वह भारत के लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद है, तो उसको जरूर याद रखना चाहिए। जहां निगेटिव इतनी बातें हो, वहां थोड़ी सी पॉजिटिव बातें भी पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां भारतीय पूंजीपति दीर्घकालीन समय तक चलने वाले सामूहिक सविनय अवज्ञा के पक्ष में नहीं थे। अब भारतीय पूंजीपति क्यों नहीं थे? आपको तुरंत क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, पूंजीपति लोग जो थे वह क्यों नहीं चाहते थे सविनय अवज्ञा ज्यादा दिन तक चले। वहीं उनमें से कई ने अपने वर्ग राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रियासतें प्राप्त करने में सविनय अवज्ञा की उपयोगिता, यहाँ तक की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। स्पष्ट कीजिए। अब आप पहला देखो विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बेंटिक, तीसरा ये, तो आपको तुरंत चेंज करना है अपना माइंड। पूरा इतिहास, भारत की संस्कृति, विरासत, भूगोल, समाज, ये एक पेज में, सॉरी एक पेपर में आएगा। और जस्ट 2 घंटे के बाद दूसरा पेपर होगा जिसमें आपका GS2 आएगा। अब एक ही दिन में इतने सब्जेक्ट आपको तुरंत तुरंत चेंज करके माइंड लिखने हैं, सोच विचार के लिखने हैं, तो आप उस दिन के लिए क्या प्रिपेयर हो पा रहे हैं? आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। मैं हमेशा कह रहा हूं कि पढ़ाई से ज्यादा आपके मस्तिष्क की टेस्टिंग होनी है यूपीएससी में। पढ़ाई से ज्यादा आपके मस्तिष्क का काम है। पढ़ा हुआ भूल गए तब भी क्वेश्चन को बना सकते हो, अगर आपने सही से पढ़ाई की है, मस्तिष्क को अपने तेज किया है तो इन्होंने क्या लिखा? तो पहले तो भारतीय पूंजीपति वर्ग इस मामले में अद्वितीय था। स्वतंत्रता आंदोलन की साम्यवादी, आमूल परिवर्तनवादी प्रवृत्ति के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया इसने। उनके समर्थन का तरीका कुछ अलग था। समर्थन के तरीके क्या थे? अधिक लंबे आंदोलन से परहेज था, विरोध, बहिष्कार, हड़ताल के बजाय संवैधानिक तरीके से, क्योंकि पूंजीपति था ना। पूंजीपति आदमी कभी नहीं चाहता बहिष्कार हो, विरोध हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन, संघर्ष विराम, संघर्ष पर बल, थोड़ा सा कर दो फिर विराम कर लो, फिर संघर्ष कर लो। यही समर्थन उन्होंने सविनय अवज्ञा में अपनाया। हालांकि कुछ आशंकाएं थी, वे लंबे बंद, हड़ताल, बहिष्कार से भयभीत थे। उदाहरण, सुभाष चंद्र बोस की जमशेदपुर कारखाने में हड़ताल, इस्पात उत्पादन पर प्रभाव, पूंजीपति वर्ग प्रभावित। क्योंकि हड़ताल वगैरह होगी तो काम ठप होगा, तो पूंजीपति को लाभ थोड़ी होगा, नुकसान ही होगा ना। मजदूर वर्ग भी अपने, मजदूर वर्ग भी तो लड़ेगा ना, तब भी दिक्कत होगी। आर्थिक गतिविधियां ठप होने का सीधा प्रभाव, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे पूंजीपति ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तरीकों में अनास्था प्रकट की। कुछ लोग थे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे सब। आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते। अपनी नजरिए से देखेंगे तो लोग बुरे थे, उनकी नजरिए से देखेंगे तो लोग अच्छे थे। क्या सिचुएशन थी, क्या टाइमिंग थी, क्या चीजें घटित हो रही थी, किंतु उनका विरोध संकीर्ण नहीं था।
वरन अपने आर्थिक हितों से था। वही मैं बता रहा कि वे आर्थिक हित में भी राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं रखते थे। कि आर्थिक हित भी राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं कर रखते थे, राष्ट्रीय हित ऊपर था। लेकिन उदाहरण, गांधी इरविन वार्ता में सहयोग किया। फिक्की ने महात्मा गांधी कांग्रेस के बिना कोलमेज सम्मेलन को अप्रभावी बताया। के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग या चाहता था उनके हितों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र सरकार आवश्यक है, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों को राष्ट्रवादी भावना से आर्थिक हितों की हिचकिचाहट के बावजूद समर्थन दिया था। लेकिन कभी कभी आदमी थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होता ही है ना। सबने साथ दिया तभी भारत आजाद हुआ। कैसे भी दिया हो, थोड़ा भी दिया हो। कहते हैं ना, राम जी जब से पुल बना रहे थे तो गिलहरी ने भी छोटा सा योगदान दिया था। तो छोटा सा योगदान, बड़ा सा योगदान, सब योगदान जब मिलते हैं तब कोई बड़ा काम होता है। बाकी हैशटैग टॉपिक जरूरी है, आप बताइएगा कैसा है। जय हिंद, जय